अब तक हम म्यूचुअल फंड के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। हम जान चुके हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, म्यूचुअल फंड को कैसे बाय और कैसे सेल किया जाता है, एसडब्ल्यूपी क्या होती है, एसआईपी क्या होती है, एसटीपी क्या होती है और लमसम इन्वेस्टिंग क्या होती है। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कैसे किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड को कैसे चूज किया जाता है जिससे कि हम लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट कर सकें। म्यूचुअल फंड का एनालिसिस स्टॉक के कंपैरिजन में काफी इजी होता है। विद इन 2 आवर्स आप चाहें तो एक अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे एनालिसिस किया जाता है। मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी को इजी किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल कि म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कैसे किया जाता है। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जानने के लिए या तो एसआईडी पढ़नी होगी या फिर फैक्ट शीट। अब हम जानेंगे एसआईडी क्या होती है। एसआईडी होती है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। ये लगभग 300 से 400 पेजेस का होता है और इसको पढ़कर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को आसानी से खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी डिटेल दी हुई होती है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में। हमें क्या क्या चेक करना है म्यूचुअल फंड के बारे में, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम जानते हैं फैक्ट शीट क्या होती है। फैक्ट शीट आप मान सकते हैं एक कंसाइज वे है एसआईडी का, जो हर मंथली रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं म्यूचुअल फंड। सारे म्यूचुअल फंड की एसआईडी और फैक्ट शीट अलग अलग होती है। जैसे अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मोतीलाल ओसवाल के 35 म्यूचुअल फंड हैं, तो उनकी 35 ही एसआईडी होंगी और हर महीने 35 ही फैक्ट शीट जनरेट होंगी, जो कि कस्टमर को वो प्रोवाइड कराएंगे। एसआईडी या फिर फैक्ट शीट को पढ़कर आप इजीली 1 से 2 आवर में किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए चलिए जानते हैं म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कैसे किया जाता है। जब भी म्यूचुअल फंड का एनालिसिस किया जाता है तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। आखिर वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, आइए समझते हैं डिटेल में। पॉइंट नंबर 1, रिटर्न। अब हम सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो अच्छा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल फंड को हमेशा कंपेयर किया जाता है उसके बेंचमार्क से। तो सबसे पहले आप निफ्टी से म्यूचुअल फंड को कंपेयर कीजिए। निफ्टी के कंपेयर में आपका म्यूचुअल फंड किस तरह से CAGR रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, या फिर उस म्यूचुअल फंड को जो आपने चूज किया है उसके बेंचमार्क से आप कंपेयर कर सकते हैं। और ये बेंचमार्क आपको बताएगा कि आपका म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। डेट फंड के केसेस में आपका म्यूचुअल फंड एटलीस्ट इन्फ्लेशन से ज्यादा आपको रिटर्न देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा एक्चुअली म्यूचुअल फंड की वोलेटिलिटी को दर्शाता है। अगर बीटा की वैल्यू 1 से अबव होती है तो आप मान के चलिए वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा, और बीटा की वैल्यू अगर 1 से कम है तो वो म्यूचुअल फंड कम वोलेटाइल होगा। तो आपको वो वाला म्यूचुअल फंड चूज करना है जो कम वोलेटाइल हो। उससे बेनिफिट ये होगा कि आप रोज रोज घबराएंगे नहीं अगर आप रोज रोज अपना पोर्टफोलियो देखते भी हैं तो। और कम बीटा वाले म्यूचुअल फंड एक एवरेज और अच्छा रिटर्न दे पाते हैं। पॉइंट नंबर 3, अब हमें ये देखना है कि आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाना है या रेगुलर म्यूचुअल फंड में जाना है। जैसा कि मैं पहले इनके बारे में बात कर चुका हूं कि हमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और ग्रोथ ऑप्शन में ही जाना चाहिए। रेगुलर म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, ये आप म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजी में देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 4, एक्सपेंस रेशो। अब एक्सपेंस रेशो मैंने आपको बताया हुआ है म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजी में क्या होता है। बस इतना जान लीजिए यहाँ पर कि जितना कम एक्सपेंस रेशो होगा उतने हमारे रिटर्न अच्छे होंगे, क्योंकि एक्सपेंस रेशो 0.5 से 2% तक वेरी करता है। तो यहाँ पे 1.5% का मार्जिन निकलता है। अगर आपका 0.5 एक्सपेंस रेशो है तो वेरी गुड, और अगर आपका 2% है और वो म्यूचुअल फंड उतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है तो मान के चलिए आपसे वो 1.5% तो ज्यादा ले ही रहा है, लेकिन वो अपने इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है, जो उसका बेंचमार्क है उसको भी बीट नहीं कर पा रहा है, तो आपके लिए वो म्यूचुअल फंड ठीक नहीं है। इंडेक्स फंड में जनरली ये म्यूचुअल फंड 0.1 से 0.5 तक एक्सपेंस रेशियो रहता है। परसेंटेज के रूप में मैं बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 5, एग्जिट लोड और लॉक इन पीरियड। जब भी हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में
कहीं एग्जिट लोड तो नहीं है, या फिर मैं मेरी म्यूचुअल फंड को बेचूं और मेरा 1% नुकसान तो उसी में हो जाए कि 1% भैया एग्जिट लोड लगा हुआ था। तो बेटर है आपको पहले ही चेक कर लेना चाहिए, फैक्ट शीट में या फिर एसआईडी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में इजीली मिल जाता है। लॉक इन पीरियड, जनरली लॉक इन पीरियड ईएलएसएस फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में या फिर रिटायरमेंट स्कीम्स में होता है। ईएलएसएस में लगभग 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है और जबकि रिटायरमेंट फंड में लगभग 5 ईयर का लॉक इन होता है। तो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड लें तो अपने फाइनेंशियल गोल को लेकर लें, जिससे होगा ये कि आपको लॉक इन पीरियड से या फिर एग्जिट लोड से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सपोज किसी म्यूचुअल फंड में 1 साल के बाद का एग्जिट लोड है, लेकिन आपका हॉराइजन लंबा है, 5 से 10 साल का है, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पॉइंट नंबर 6 में आपको जानकर हैरानी होगी कि 80% म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। और ये वाकई एक ताज्जुब वाली बात है, क्योंकि वो बड़े बड़े फंड मैनेजर जो आपसे एक्सपेंस रेशियो लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो के टर्म में फीस लेते हैं, वो अपने बेंचमार्क तक को बीट नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो कहता हूं अगर बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर पा रहे हैं तो किस बात की फीस ले रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, हमें चेक करना चाहिए वो म्यूचुअल फंड जो लंबी अवधि से चला आ रहा है और उसके कंसिस्टेंट रिटर्न, सीएजीआर रिटर्न अच्छे निकल कर आ रहे हैं। हमें कभी भी एनएफओ या फिर न्यू फंड ऑफर में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में नहीं पता चलेगा। म्यूचुअल फंड हमेशा, ये कोई गारंटी नहीं है कि म्यूचुअल फंड ने अगर पास्ट में अच्छा किया है तो आगे भी अच्छा करेगा, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं अगर म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने पहले अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं तो आगे भी हो सकता है कि वो अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगा। और हमेशा ये चेक कीजिए कि म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन आपके पास इंडेक्स फंड होता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर पा रहा है तो बेटर है आप इंडेक्स फंड चूज कीजिए। एक्चुअली होता यह है कि म्यूचुअल फंड में 2 तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, पहला एक्टिव फंड, दूसरा पैसिव फंड। एक्टिव फंड में फंड मैनेजर बेंचमार्क को बीट करने की कोशिश करता है और जबकि पैसिव फंड में फंड मैनेजर सिर्फ उस इंडेक्स को फॉलो करता है जिस इंडेक्स का वो पैसिव फंड है। आपका फंड या फिर आपके मेहनत की कमाई जो आपने सालों में कमाई है वो बेकार ना जाए, तो उसके लिए बेटर है आप एक अच्छा इंडेक्स फंड ले सकते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी या फिर मेरा मानना भी यही है कि आप म्यूचुअल फंड से बेटर है इंडेक्स फंड लें। अगर आप फिर भी म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं तो मैंने जो प्रोसेस बताया है या फिर मेरे वीडियोस देखकर आप आसानी से म्यूचुअल फंड को चूज कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग हमेशा गोल बेस होनी चाहिए, ना कि रिटर्न बेस, क्योंकि म्यूचुअल फंड के गोल अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, आपको अपने म्यूचुअल फंड को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हो सकता है जिसने म्यूचुअल फंड आपसे जो भी आपसे म्यूचुअल फंड कंपेयर कर रहा है उसका हाई रिस्क वाला म्यूचुअल फंड हो और शॉर्ट ड्यूरेशन में पैसा कमा के देने वाला म्यूचुअल फंड हो सकता है उसके रिटर्न 1, 2, 3 महीने में या 6 महीने में अच्छे रिटर्न आ सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो एक अच्छे रिटर्न नहीं ला पाएगा। इसलिए आपको कभी भी किसी से भी अपने म्यूचुअल फंड को कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताता हूं। अगर आप पूरे मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं तो आप इन इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, जो आपके लिए काफी इजी रहेगा। निफ्टी के 100 इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, यहां पर आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में डाल सकते हैं, यहां पे आपको मिड कैप का इंडेक्स मिल जाएगा, और एक आप निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं। ये 3 म्यूचुअल फंड सफिशिएंट हैं आपके लिए और इसमें आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। और सेकेंड स्ट्रेटेजी अगर आप लेना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप टॉप 250 वाले इंडेक्स में डाल सकते हैं और उसके बाद आप टॉप 500 वाले इंडेक्स में भी डाल सकते हैं। आजकल तो माइक्रो कैप का इंडेक्स और टोटल मार्केट 1 से 750 तक के इंडेक्स भी निकल गए हैं, आप चाहे तो उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बहुत अच्छे रिटर्न की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन इतना श्योर हूं कि आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे और एक लॉन्ग रन में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड का कोर्स लगभग खत्म हो गया है, लेकिन मैं लास्ट एक वीडियो बनाकर उसे कंक्लूड करूंगा और आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए या फिर लेने के बाद इन्वेस्टमेंट के बाद हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे हमारे रिटर्न 1 से 2% अप चले जाएं। और मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में टैक्सेस किस प्रकार से लगते हैं या फिर म्यूचुअल फंड टैक्सेस कैसे दे पाते। म्यूचुअल फंड में अगर आप यूनिट सेल करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहूंगा। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।